हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता फ्रॉम लर्न हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ, साइंस, एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnhub.com। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे आईसीएसई क्लास 6। टॉपिक हमारा है अकबर। स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर अकबर। तो अकबर जब हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर अकबर की अर्ली लाइफ के बारे में जानेंगे। अकबर, जिसको कि बहुत महान शासक के तौर पर देखा जाता है, उनकी अर्ली लाइफ किस तरीके की थी। पिछला चैप्टर जहाँ पर हम लोगों ने अकबर के बारे में ये डिस्कस किया था, वो किसके बेटे थे, यहाँ पर हम लोग डिटेल देखेंगे। ठीक है, वहाँ पर बाबर, हुमायूं और किसके बारे में, शेरशाह सूरी, इनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो उसको जानना बहुत ज़रूरी है। हमें इस चैप्टर को अगर हम समझेंगे तो चीज़ें होती हैं कि थोड़ा आसान हो जाती हैं समझनी। बाकी तो सब कुछ आपके कोर्स का है, तो वो आपको पढ़ना ही है। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि बाबर की बात हम करेंगे कि बाबर जो थे, ठीक है, उनका शासनकाल था 1530 तक। ठीक है, तो बाबर की डेथ हो जाती है। उसके बाद उनके बेटे कौन थे, हुमायूं। ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर रखिएगा, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं रखिएगा। उनके बेटे थे हुमायूं। 1530 से 1540 वो रूलर बनते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद फिर वो आते हैं कब, 1555 में, और एक साल के लिए, मतलब एक साल के अंदर ही उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो फिलहाल बाबर के बाद हुमायूं के बेटे थे अकबर, जो कि हम लोगों ने वहाँ पर डिस्कस भी किया था, है ना। और फिर अकबर जो है ये आगे रूलर बनते हैं। यहाँ पर हम लोग अकबर के बारे में ही डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो हुमायूं जो थे वो 1540 तक उन्होंने शासन किया। उसके बाद शेरशाह सूरी आ जाते हैं। हम लोगों ने ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी। यहाँ एक रिकैप मैं कर दे रही हूँ, जिससे कि आपको चीज़ें जो हैं वो समझ में आ जाए। जिसने अगर कुछ पुराना वीडियो नहीं देखा है या वो चीज़ें नहीं पढ़ी है तो भी उनको समझ में आ जाए। तो शेरशाह सूरी का शासन रहता है। उसके बाद बहुत अच्छे सक्सेसर नहीं रहते हैं, बस सत्ता इधर उधर चलती रहती है। 45 में शेरशाह सूरी की डेथ के बाद 55 तक इसी तरह चलता है। 1555 में आ जाते हैं हुमायूं वापस और सत्ता अपने हाथ में ले लेते हैं। ठीक है, तो हुमायूं जब रिटर्न होते हैं तो उसके बाद दिल्ली जो है उसके थ्रोन पे ये बैठ जाते हैं। लेकिन 56 में क्या होता है, 1556 उस समय हुमायूं जो होते हैं उनकी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर डेथ हो जाती है। ठीक है, अब कौन बैठेगा गद्दी पर। अब गद्दी पर इनका बेटा बैठेगा, यानी सिंहासन पर, थ्रोन पर इनका बेटा बैठेगा, जिसका नाम था अकबर। अकबर की एज लेकिन इस समय बहुत कम थी, 13 ईयर की एज थी जिस समय हुमायूं की डेथ हुई। लेकिन फिर भी वही उनके सक्सेसर थे, तो उन्हें गद्दी पर बिठाया जाता है। तो 1556 में अकबर जो है वो सम्राट घोषित होते हैं। 1556 से 1605, ठीक है, 1605 तक अकबर का शासन रहता है, यानी कि लगभग 50 ईयर्स तक ये रूल करते हैं। और मेडवल पीरियड का अगर देखा जाए तो सबसे अच्छे रूलर के रूप में सामने आते हैं। क्यों इनको सबसे अच्छा रूलर कहा जाता है मेडवल पीरियड का, जब हम लोग अभी ये चैप्टर में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे चीज़ें जो हैं वो क्लियर होती जाएंगी कि क्यों इनको सबसे अच्छा रूलर माना जाता है। ओके, तो इनकी एज जो थी वो बहुत कम थी। अब जो चीज़ें संभालनी हैं, ठीक है, वो कैसे संभालेंगे, तो इसके लिए हुमायूं के बड़े ही लॉयल जनरल थे, लॉयल भी थे और एक्सपीरियंस भी थे, जिनका नाम था बैरम खां। ठीक है, ये आपको याद रखना है, क्या नाम था इनका, बैरम खां। तो इनको जिम्मेदारी दी गई, या कह सकते हैं इन्होंने जिम्मेदारी ली कि गवर्नमेंट अफेयर्स जो हैं वो ये देखेंगे। नाम रहेगा कि शासन ये कर रहे हैं, अकबर कर रहे हैं, बट वो सारी चीज़ें जो हैं हैंडल करने का काम जो रहेगा वो किसका रहेगा, वो बैरम खां का रहेगा। इस तरह से बैरम खां एज अ असिस्टेंट वो सारी चीज़ें संभालेंगे, गवर्नमेंट अफेयर्स। ठीक है, देखिए बच्चों, क्या था कि अकबर को गद्दी पर तो बिठा दिया गया, लेकिन जो सिंहासन था वो पूरी तरह से अनस्टेबल भी था और इनसिक्योर भी था। क्यों? क्योंकि अकबर की एज ही बहुत कम थी। पहली चीज़ ये कि उनकी एज बहुत, अब भाई 13 ईयर कितनी कम होती है। ठीक है, आप अपने ही आसपास देखिए कि किसका कह सकते हैं कि ब्रेन जो है वो इतना जो डेवलप हो चुका होता है कि वो पूरा शासन संभाले, है ना। तो एक तरफ से तो ये चीज़ थी। दूसरा क्या था कि शेरशाह, ठीक है, इसके पहले अफगान यहाँ रूल कर गए थे, तो शेरशाह के नेफ्यू का नाम था आदिल शाह।
ठीक है। आदिल शाह जो कि ये भी चाहते थे कि दिल्ली का जो थ्रोन है वो अब अपने कब्जे में ले लिया जाए। तो एक तरफ से इनका डर था, दूसरी तरफ पिछले चैप्टर्स में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि अब राजपूत जो थे वो पावरफुल हो रहे थे, ठीक है। तो जब राजपूत जो थे वो पावरफुल हो रहे थे तो ऐसे में ये एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे कि उनको वो अपॉर्चुनिटी मिले किसी भी तरह से और वो क्या करें, ओवरथ्रो करें मुगलों को, ठीक है। तो ये चीज़ था। तीसरा क्या था, काबुल, ठीक है। काबुल पे इनके हाफ ब्रदर यानी कि स्टेप ब्रदर कह सकते हैं, तो मिर्ज़ा हकीम नाम था, उनका शासन था, वो इंडिपेंडेंटली काबुल पर शासन कर रहे थे, ठीक है। तो हर तरफ से क्या था, इनका जो थ्रोन था वो इनसिक्योर था। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत आते हैं इस पे। कब हुआ था? ये हुआ था 1556 CE, ठीक है। कब हुआ था? 1556 CE में। फर्स्ट कब हुआ था? फर्स्ट हुआ था 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। सेकंड हुआ था अकबर की सेना और दूसरी तरफ हेमू थे, उनके बीच में, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? दोनों में याद रखिएगा कि कौन सा कब हुआ था, किसके बीच में। अब आते हैं कि क्यों हुआ था, ठीक है। तो क्या हुआ कि आदिल शाह जिसके बारे में अभी हम लोग बात कर रहे थे, उनके चीफ मिनिस्टर और जनरल कौन थे? हेमू, ठीक है। हेमू यानी कि हेमचंद्र विक्रमादित्य इनका नाम था पूरा। तो ये क्या करते हैं कि दिल्ली और आगरा को कैप्चर करते हैं और वहाँ के रूलर खुद को डिक्लेयर कर देते हैं। अब क्या होता है, जाहिर सी बात है कि जब उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, कोई भी अपनी सत्ता ऐसे ही नहीं छोड़ देगा, आगे युद्ध होगा, ठीक है। अब जो आगे हम लोगों ने देखा जो युद्ध होता है उसमें क्या होगा, इनकी सेना जो थी वो बहुत आगे थी, दूसरी तरफ मुगलों की सेना जो थी इनसे काफ़ी कम थी और काफ़ी पीछे थी। लेकिन फिर भी बैरम खां जो कि अकबर के बिहाफ पे काम कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि अकबर की एज बहुत कम थी, तो बैरम खां जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि भाई वो वॉर यहाँ पर करेंगे। तो बैरम खां की लीडरशिप में यहाँ पर युद्ध जो है वो शुरू होता है। यहाँ पर मुग़ल आर्मी जो थी वो उनसे कम थी, लेकिन फिर भी क्या होता है कि जो मुग़ल आर्मी थी वो जीत जाती है। ये हेमू मारा जाता है। हेमू के मारे जाने के साथ ही क्या होता है कि अफ़गान पावर जो थी वो पूरी तरह से यहाँ से क्रश हो गई, ठीक है। यानी कि अब जो अफ़गान पावर का हमेशा डर रहता था, या अभी हम लोगों ने जिक्र किया था कि इनके थ्रोन का के लिए एक बड़ा खतरा अफ़गान पावर थी, वो अफ़गान पावर अब पूरी तरह से ख़त्म हो गई। चलिए बात करते हैं बैरम खान रीजेंसी, ठीक है। बैरम खान की रीजेंसी के बारे में कि जो उनको पोस्ट मिली थी उसका किस तरीके से वो यूज़ कर रहे थे वो समझते हैं। तो अगले 4 सालों तक हम देखते हैं कि बैरम खान जो थे वो अकबर के बिहाफ पर सारे अफेयर्स उन्होंने हैंडल किए। इस दौरान उन्होंने क्या किया कि ग्वालियर जो कि MP में आएगा, दूसरी तरफ अजमेर हो गया, जयपुर हो गया, राजस्थान की तरफ आ जाइए, ये सारी जगहों को उन्होंने क्या किया, कॉन्कर्ड कर लिया। अच्छा, अकबर क्या कर रहे थे? तो अकबर इस टाइम में जो उनके रॉयल प्रिविलेजेस थे, जैसे कि हंटिंग हो गया, पोलो हो गया, घुड़सवारी हो गई, कैमल राइडिंग हो गई, ये सारी चीज़ें जो थी वो एंजॉय कर रहे थे। लेकिन जब 18 की एज होती है अकबर की, तो उस दौरान वो क्या करते हैं, बैरम खां को डिसमिस करते हैं और फिर उसके बाद सारी पावर जो है वो अब अपने हाथ में वो ले लेते हैं। तो 18 की एज में अकबर ने शासन जो था वो पूरी तरह से अब अपने हाथ में ले लिया, क्योंकि अब उनकी एज भी जो थी वो सोचने समझने वाली हो गई थी कि अब चीज़ों को वो समझ सकते थे। अब आगे उनकी कुछ पॉलिसी उन्होंने बनाई। पॉलिसी उनकी थी कॉन्क्वेस्ट एंड एनेक्सेशन, मतलब कि विजय और कब्जा, ये उनकी नीति थी। अच्छा, इसके अलावा क्या था कि अब उनका एम सिर्फ यही था कि पूरे कंट्री को अपने कब्जे में लेना। इसी के आधार पर हम देखते हैं वो आगे काम करते जाएंगे। तो कॉन्क्वेस्ट और एनेक्सेशन की पॉलिसी पर ही आगे चलते हैं और आगे हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर सेंट्रल इंडिया, वहाँ के किन पोर्शन को किस तरीके से ये अपने कब्जे में लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पर मालवा, ठीक है, ये आपके विंध्य रेंज है और यहाँ पर आपका मालवा, ठीक है। तो मालवा को ये कैप्चर करते हैं जहाँ पर बाज बहादुर जो थे वो रूल कर रहे थे 1561, ठीक है। तो उस समय में जाते हैं, मालवा को अपने कैप्चर कर लेते हैं ये, और बाज बहादुर जो थे उन्हें अपनी कोर्ट में इंपॉर्टेंट पोस्ट वो दे देते हैं, ठीक है। इसके बाद 1564 में गोंडवाना की तरफ जाते हैं, उसे कैप्चर करते हैं, लेकिन फिर गोंडवाना को क्या करते हैं कि वहीं के लोकल जो रूलर थे उनको दे दिया। फिर उसके बाद जाते हैं गुजरात 1572, ठीक है। गुजरात जो कि काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल भी था, ट्रेड में भी बहुत ज़्यादा कह सकते हैं रिच था, तो उसे ये कैप्चर कर लेते हैं गुजरात को, ठीक है। उसके बाद जाते हैं बंगाल। बंगाल के बारे में हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि बंगाल जो था वो रिचेस्ट था, ठीक है, रिचेस्ट प्रोविंसेस में आता था। तो बंगाल
इसे इन्होंने कैप्चर कर लिया। लगभग 2 साल हालांकि इनको लगे, 2 साल तक इनके कैंपेन वहाँ पर चलते रहे। उसके बाद 74 से 76 तक ये कैंपेन चलने के बाद 76 में बंगाल को इन्होंने कैप्चर कर लिया। सब्जुगेशन ऑफ द राजपूत्स, राजपूत जो थे उन्हें इन्होंने किस तरीके से कंट्रोल में किया ये हम लोग समझते हैं। तो राजपूत जो थे पावरफुल भी थे और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा लॉयल थे। तो अकबर को ये चीज़ समझ में आ गई कि जब तक हम लोग क्या करेंगे, राजपूत को कंट्रोल में नहीं लेंगे, तब तक आगरा एंड दिल्ली जो है दोनों ही सेफ नहीं है। तो इसलिए तरीका ये निकालना है कि एक तो इनसे फ्रेंडशिप की जाए और इनका सपोर्ट लिया जाए। फ्रेंडशिप हो जाएगी तो ये लॉयल होते हैं, तो जाहिर सी बात है फिर आगे वो हमारी हेल्प करेंगे, ठीक है। और उनका सपोर्ट, ये चीज़ें मिल जाएंगी तो एक्सपेंशन भी हमारा हो सकेगा। दूसरा ये कि हमारे खतरे जो हैं वो भी टल जाएंगे, हमारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो जिसके लिए इन्होंने तरीका निकाला कि फ्रेंडशिप जो है वो बढ़ाई जाए, ठीक है। दूसरा मैट्रिमोनियल रिलेशन जो है वो बनाए जाए, ठीक है। तो फ्रेंडली रिलेशन, दूसरा मैट्रिमोनियल अलायंस जो है वो स्थापित किए जाएं, ठीक है। इसी के लिए उन्होंने डिसाइड किया जो जयपुर के राजा थे और मेवाड़ के राजा थे उनकी बेटी से शादी के लिए। अब बात करते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ राणा उदय सिंह। राणा उदय सिंह के साथ इनके कॉन्फ्लिक्ट किस तरीके से हुए ये हम समझेंगे। तो देखिए, कॉन्क्वेस्ट एंड एनेक्सेशन की इनकी पॉलिसी थी अकबर की, जिसके लिए उन्होंने क्या किया कि राणा उदय सिंह जो कि कौन थे, ये मेवाड़ के राजा तो थे ही, और साथ ही साथ ये जो राजपूत क्लैंस थे यानी कि राजपूत वंश जो थे उनके ये हेड भी थे, जिसके नाते, हेड होने के नाते इनके पास इन्होंने प्रपोजल भेजा, ठीक है। राणा उदय सिंह के पास अकबर ने प्रपोजल भेजा फ्रेंडशिप का, या फिर कह सकते हैं कि अपनी सुपरमेसी को मानने का, कि भाई वही सुप्रीम पावर है, ऐसा वो एक्सेप्ट करें। दूसरा ये कि अपनी बेटी का विवाह जो है वो अकबर के साथ करा दें। राणा उदय सिंह उन्होंने ये दोनों ही चीज़ें जो थी, दोनों ही इनकी मांगे या फिर इनके दोनों ही प्रपोजल जो थे वो रिजेक्ट कर दिए। अब वो रिजेक्ट होने की वजह से अकबर जो थे वो नाराज़ हुए और उन्होंने इनकी कैपिटल जो थी चित्तूर, उस पर इन्होंने अटैक कर दिया, ठीक है। किसने? अकबर ने अटैक कर दिया। अकबर के अटैक के बाद राणा उदय सिंह जो थे वो तो वहाँ से पहाड़ियों की तरफ भाग गए और वहाँ पर सिक्योरिटी जो है, या फिर कह सकते हैं कि मोर्चा संभालने के लिए अपने कमांडर जिनका नाम था जयमल, उनको वो छोड़ गए। तो होता क्या है कि 4 मंथ तक इस तरह से इधर जयमल का नेतृत्व था, लीडरशिप थी, और इस तरीके से युद्ध जो है वो चलता रहा, ठीक है। 4 मंथ तक मुगल आर्मी जो थी वो सक्सेस नहीं हुई, ठीक है। लेकिन इसके बाद जयमल जो थे उनकी मृत्यु हो जाती है, मतलब वो उन्हें मार दिया जाता है। जयमल की डेथ होते ही क्या होता है कि उनकी डेथ के साथ ही रेजिस्टेंस जो था, प्रतिरोध जो था, क्योंकि वही लीडर थे, ठीक है। अब जब लीडर ही नहीं बचा, राजा पहले ही भाग गया, तो अब क्या था, वो रेजिस्टेंस जो था वो ख़त्म हो गया। रेजिस्टेंस ख़त्म होने के साथ ही जो विमेन थी उन्हें ये समझ में आ गया कि अब हम हार जाएंगे। तो जो राजपूत विमेन थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने जौहर कर लिया। जौहर क्या था, जिसने पद्मावत मूवी देखी होगी उसे आइडिया होगा, नहीं देखा है तो फिर हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। उसमें होता क्या था कि जो विमेन होती थी, ठीक है, तो राजपूत विमेन जो थी वो सारी कुछ रिचुअल्स उन्होंने किए और उसके बाद आग में जिंदा ही सब चली गई और अपनी जान दे देती हैं, ठीक है। तो अपनी आत्मरक्षा के लिए वो सारी विमेन, यहाँ भी आप देख रहे होंगे कि लाइन से सब खड़ी हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी जान दे दी, ठीक। अब जो कुछ राजपूत बचे थे, ब्रेव राजपूत, उन्होंने आगे आके फाइट की, लेकिन उसके साथ ही क्या हुआ, चित्तूर जो था वो कैप्चर हो गया और उसके साथ ही रणथंबोर जो था, ठीक है, दूसरा किला इनका, वो क्या हुआ, वो डिक्लाइन हो गया। उसके डिक्लाइन होने के साथ ही सभी राजपूत जो आगे फाइट करने भी आए थे वो मारे गए और जो बचे थे फिर आगे उन्होंने अकबर को ओवरलॉर्ड यानी कि अकबर की सुपरमेसी जो थी वो उन्होंने 1570 में एक्सेप्ट कर ली। कॉन्फ्लिक्ट विथ राणा प्रताप। राणा प्रताप के साथ अकबर के कॉन्फ्लिक्ट किस तरीके से हुए वो हम लोग यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। राणा प्रताप जिन्हें हम महाराणा प्रताप के नाम से जानते हैं और हमारे इंडियन हिस्ट्री के हीरो माने जाते हैं, है ना। तो इनके साथ इनके कॉन्फ्लिक्ट किस तरीके से हुए, अभी हम लोग देख रहे थे कि जो राजपूत थे उनकी कंडीशन जो थी मेवाड़ में, चित्तूर में, इन जगहों पर बहुत ही बुरी थी, ठीक है। तो मेवाड़ के जो राजपूत थे उन्होंने क्या किया, सरेंडर कर दिया। अब जो बचे खुचे लोग जो थे, ठीक है, तो चित्तूर खोने के बाद वो सभी पहुँचते हैं महाराणा प्रताप के पास, ठीक है, क्योंकि अब उन्हें पावरफुल जो दिख रहा होता है वो ये, क्योंकि इनके फादर जो थे उदय सिंह, ये उन्हीं के बेटे हैं, ठीक है। मतलब जो भी हम लोगों ने बात की उदय सिंह के बारे में, तो महाराणा प्रताप उन्हीं के बेटे थे, ठीक है। तो उदय सिंह, अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर एक स्टोरी समझ लेते हैं। तो उदय सिंह जो थे उन्होंने क्या किया था, उनकी एक रानी थी जिसको वो ज़्यादा मानते थे, तो उनके बेटे को उन्होंने राजा घोषित कर दिया था, ठीक है, कि मेरे बाद राजा जो है वो ये बनेगा। लेकिन ऐसे में हुआ क्या कि जो लोग थे, कोर्ट के लोग जो थे, मतलब उनके दरबार के लोग जो थे, पब्लिक जो थी, वो सभी चाहते थे कि महाराणा प्रताप जो हैं वो राजा बने, क्योंकि महाराणा प्रताप का जो तेज था,
जो उनकी पावर थी, जो उनकी सोचने समझने की शक्ति थी, लोगों को हैंडल करने की शक्ति थी, वो एक राजा की तरह थी, जिस वजह से सब लोग जो थे वो इनको राजा बनाना चाहते थे। बट वहाँ पर जो राजा था वो घोषित कर दिया गया था उनके दूसरे बेटे को, और जो कि सही भी नहीं था, क्योंकि जो बड़ा बेटा होता था उसे रूलर बनाया जाता था, और यहाँ महाराणा प्रताप बड़े थे बट उन्हें रूलर नहीं बनाया गया। लोग इन्हें ही चाहते थे। जब उदय सिंह जो थे वो चले गए तो ऐसे में लोगों की निगाहें जो थी वो राणा प्रताप की तरफ थी, क्योंकि लोगों को पता था ये बहुत ही स्ट्रांग रूलर बन के सामने आ सकते हैं। तो इस वजह से लोग जो थे वो इनके सामने गए। अब उदय सिंह, वो हम लोगों ने पढ़ा था ना कि वो हिल्स में जाकर छिप गए थे, तो उदय सिंह जो थे वो वहाँ छिपे हुए थे। उसके बाद वहीं पर उन्होंने अपनी कैपिटल उदयपुर बनाई। इसके बाद उदय सिंह जो थे उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद लोग जो थे वो इनको अपना रूलर जो है एक तरीके से वो मान लेते हैं। ठीक है, तो अब इस वजह से क्या होता है कि राणा प्रताप और जो अकबर थे इनका स्ट्रगल जो है वो शुरू होता है, क्योंकि अकबर ने क्या किया था, जैसे कि उनकी एनेक्सेशन एंड कॉन्क्वेस्ट वाली पॉलिसी थी कि अपना प्रपोजल भेजेंगे, जो नहीं मानेगा तो उससे आगे युद्ध करेंगे। तो ऐसा ही उन्होंने महाराणा प्रताप के साथ किया। इनके सामने उन्होंने प्रपोजल भेजा जो कि इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया महाराणा प्रताप ने, और जिसकी वजह से यहाँ पर युद्ध शुरू होते हैं। ठीक है, तो ये युद्ध जो है वो शुरू होता है, और इसी टाइम की बात है कि क्या होता है, जो ये युद्ध हल्दी घाटी का भी हम लोग देखेंगे, इसी टाइम की बात होती है जो हम लोग हमेशा पढ़ते हैं या सुनते हैं कि महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाई थी। इस तरह राणा प्रताप जो कि अकबर की सुपरमेसी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, फिर आगे शुरू होता है हल्दी घाटी का युद्ध, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। ठीक है, 1576 CE में ये होता है। ठीक, अब यहाँ पर मुगल आर्मी जो थी उसे कौन लीड कर रहा था? उसे लीड करने वाले आमेर के राजा मान सिंह थे। अब जाहिर सी बात है कि अपने लोग ही आपके अगेंस्ट अगर खड़े हैं तो वहाँ पर आप अपने आप कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो एक बड़ा कारण ये भी होता है कि यहाँ के जो रूलर्स थे वो हारते गए, इस वजह से कि भाई अपने ही लोग जो हैं वो जाके दुश्मनों से मिल गए थे। ठीक है, तो हालांकि यहाँ पे उनके सामने मजबूरियां भी थी कि भाई उनको माननी पड़ती थी बातें। फिलहाल मान सिंह लीड कर रहे थे, दूसरी तरफ जो राजपूत आर्मी थी उनको लीड कर रहे थे महाराणा प्रताप। लेकिन इनकी आर्मी जो थी वो भी बहुत छोटी थी उनके आगे, जिसकी वजह से ये डिफीट हो जाते हैं। ठीक है, डिफीट होते हैं, और ऐसे में जब ये युद्ध चल रहा था, हल्दी घाटी का युद्ध, ठीक है, दोनों तरफ से सेनाएं थी, फाइट बहुत तगड़ी चल रही थी, और ऐसे में एक टाइम के बाद लगने लगा कि महाराणा प्रताप की जो आर्मी है यानी कि राजपूत आर्मी जो है वो अब कमज़ोर पड़ रही है। ऐसे में महाराणा प्रताप के ही एक थे सेनापति, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बोला कि आप अपना क्राउन दे दीजिए। उनका क्राउन और जो उनका रथ जिस टाइप का मतलब था, जो छतरी उसके ऊपर होती है, वो चीज़ उन्होंने उसी तरीके की ले ली। ठीक है, इसके बाद उन्होंने बोला कि आप जो है वो निकल जाइए, जिससे कि लोग जो थे वो, उन्हें लगा, जो मुगल आर्मी थी उनको लगा कि राणा प्रताप ही सामने फाइट कर रहे हैं। राणा प्रताप जो थे वो वहाँ से निकल के जंगल की तरफ चले गए। दूसरी तरफ वो पर्सन युद्ध करता रहा, और फिर आगे जो राजपूत आर्मी थी वो यहाँ पर डिफीट हो गई। ठीक है, तो इनकी यहाँ पर हार हो गई। ठीक, और वो जाकर हिली फॉरेस्ट जो था वो वहाँ पर छुप गए। महाराणा प्रताप वहाँ चले गए। इसी समय की बात है, अगर आपने कभी सुना होगा कि महाराणा प्रताप ने तो घास की रोटियाँ खाई थी, तो वो उनकी वाइफ, उनका बेटा, वो लोग उसी जंगल में रह रहे थे, रिसोर्सेज उनके पास थे नहीं, तो ऐसे टाइम में उन्होंने घास की रोटियाँ भी खाई थी। अब उसके बाद वो अपनी एक आर्मी जो थी वो बनाने लगे, क्योंकि आगे फाइट तो करनी थी। वो आर्मी कहाँ से आ रही थी? जो फॉरेस्ट में ट्राइब्स वगैरह होते हैं, तो उनमें से भी चुन चुन के कि भाई जो स्किल्ड थे उस तरीके से कि जो आगे फाइट कर सकते थे, तो इस तरीके से महाराणा प्रताप ने अपनी आर्मी बनाई आगे फाइट करने के लिए। अच्छा, एक टाइम होता है कि अकबर को पता चलता है कि वो कहाँ पर छुपे हैं, और अकबर क्या करते हैं, घूमने के बहाने वहाँ जाते हैं जिससे लोगों को पता न चले, और वापस से अटैक कर देते हैं। ऐसे महाराणा प्रताप जो कि उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, ऐसे तो फाइट करते बट रिसोर्सेज नहीं थे, इसलिए वो वहाँ से भाग निकलते हैं। और इस तरह के से कई युद्ध जो हैं वो चलते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है कि महाराणा प्रताप जो थे इन युद्धों को करते करते और फिर अपनी कई टेरिटरीज जो थी वो इन्होंने वापस पा ली थी। ठीक है, लेकिन चित्तौड़ जिसे वो पाना चाहते थे उसको वो नहीं पाए। मेवाड़ को वापस पा गए, लेकिन चित्तौड़ जो था उसे वो अपनी डेथ से पहले तक उन्होंने कोशिश की बहुत ज़्यादा, लेकिन चित्तौड़ को वो नहीं पा सके। ठीक है, उनकी मेमोरी की बात अगर हम करते हैं तो एक बहुत ही करेजियस रूलर और कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग रूलर, ठीक है, एक हीरो के रूप में हम उन्हें देखते हैं, महाराणा प्रताप। कॉन्क्वेस्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि नॉर्थ वेस्ट वाली जो सीरीज़ चली 1585 से 1595 तक, इसमें इन्होंने क्या पोर्शन या फिर कह सकते हैं क्या क्या कवर किया।
ठीक है। तो इसमें इन्होंने जो था लोअर सिंध इसको उन्होंने कवर किया, ईस्टर्न बलूचिस्तान इसको कवर किया, इधर कांधार उसे कवर किया, इधर कश्मीर उसे कवर किया। तो इस तरीके से ये पूरा पोर्शन जो था इसे भी इन्होंने कॉन्क्वेस्ट कर लिया। द डेक्कन कैंपेन, तो सेंट्रल जो था उसे इन्होंने जीत लिया, उसके बाद नॉर्थ वेस्ट जो था वो इन्होंने जीत लिया। अब उसके बाद इनका ध्यान जाता है डेक्कन की तरफ, और डेक्कन में कहाँ पर, अहमदनगर, ठीक है, खानदेश और बेरार, ठीक है। तो इसको ये कॉन्क्वेस्ट करते हैं, इसको ये अपने कब्जे में ले लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए, समझना हो तो इनका शासन अब कहाँ से कहाँ तक था, ये जो पिंक पोर्शन है ये पूरा इनका शासन था। यानी अगर देखा जाए तो हिंदुकुश से पूरा इधर ब्रह्मपुत्रा तक, ठीक है, हिंदुकुश से ब्रह्मपुत्रा तक इनका शासन था। और इधर हम लोग देखें तो हिमालय से पूरा, ये पूरा कवर करते हुए हिमालय से पूरा यहाँ पर गोदावरी तक इनका शासन अब था। चलिए बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अकबर। अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन की बात हम लोग करेंगे तो अकबर की बहुत सारी अचीवमेंट्स थी, उनमें से उनका एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक्सीलेंट माना जाता है, ठीक है। अकबर का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसे एक्सीलेंट माना जाता है। क्यों, अभी हमें समझ में आता जाएगा। सबसे पहले हम अकबर का सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, उसके बाद उनका प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे। तो अब इतना बड़ा एम्पायर था, उसे भी संभालना है कि अचानक से कहीं से लोग जो है कॉन्फ्लिक्ट ना कर दें, सभी को साथ लेके चलना है। इस वजह से एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट की ज़रूरत थी। अब अकबर ने ये डिसाइड किया, यहाँ पे डिसाइड किया कि जो भी पावर होंगी जिस भी तरीके की, चाहे वो जजमेंट पावर है, चाहे आर्मी पावर है, चाहे पॉलिटिकल पावर है, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन की पावर है, जिस भी तरीके की पावर है, वो सारी पावर जो है वो एक इंसान के हाथ में होगी और वो इंसान होगा किंग, ठीक है। तो सेंट्रल पावर जो होगी वो किसके हाथ में होगी, किंग के हाथ में होगी, कि इन सभी चीज़ों से रिलेटेड पॉलिटिकल है, ठीक है, चाहे आर्मी को लेकर है, जिस भी तरीके के मामले हैं उनको हैंडल करेगा या फिर उस पर फाइनल डिसीजन जो लेगा वो कौन होगा, वो होगा किंग। उनके जो वर्ड्स होंगे किंग के वही लॉ बन जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अचानक कोई लॉ जो है वो बनेगा तभी बात मानी जाएगी, जो किंग बोलेगा वही बन जाएगा लॉ, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने बोला कि जो आर्म्ड फोर्स होगी उसका कमांडर इन चीफ एंड सुप्रीम जज जो होगा, ठीक है, उस फोर्स को किस तरीके से हैंडल करना है, कैसे उनको आदेश देना है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो किसके हाथ में होगी, वो इसी किंग के हाथ में होगी, ठीक है। किंग के पास ये सारी पावर रहेंगी, लेकिन किंग जो है भाई उसको असिस्ट भी कोई ना कोई करेगा। तो इसलिए उन्होंने बोला कि जो उनके मिनिस्टर्स होंगे एंड जो उनके ऑफिसर्स होंगे, इन सबकी टीम जो है वो इसमें उनकी हेल्प करेगी, वो इन्हें असिस्ट करेगी। तो अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन में देखा जाए तो किसी को अपॉइंट करने का काम हुआ, प्रमोशन का काम हुआ, और या फिर डिसमिस की जिम्मेदारी हुई, डिसमिस करने का काम हुआ। ये सारा काम जो होता था वो रूलर के हाथ में होता था, ठीक है। यानी कि शासक ही ये सारे डिसीजंस लेता था, किसको रखना है, किसको निकालना है, किसको प्रमोट करना है। और काफ़ी हद तक ये चीज़ें भाई जो रूलर है, अब जिसके पास ये सारी जिम्मेदारी है, तो ये सारी चीज़ें जो है उसकी कह सकते हैं जो बुद्धि है, उसकी जो पर्सनालिटी, उस पर डिपेंड करता है कि वो सही पर्सन को चुनता है या नहीं चुनता है, ठीक है। तो ये सारा कुछ उस पर डिपेंड करता था। अच्छा, अकबर की जो काउंसिल थी उसमें मिनिस्टर्स जो थे उनको किस तरीके से कंपोज किया गया था, वो चलिए आइए हम लोग देखते हैं कि किस तरह से ये कंपोज थे। सबसे पहले आते थे वजीर और दीवान, ठीक है। वजीर या दीवान जो होते थे ये कौन होते थे, हेड ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ठीक है। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ये हेड होते थे। फिर आते थे मीर बख्शी, ये कौन होते थे, मिलिट्री डिपार्टमेंट के, ठीक है। तो ये होते थे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हेड, ये होते थे मिलिट्री डिपार्टमेंट के हेड। साथ ही साथ अभी आगे हम लोग मनसबदार के बारे में पढ़ेंगे, तो मनसबदार की सैलरी वगैरह जो थी वो देने का काम भी यही करते थे। उसके बाद आते थे चीफ सदर या फिर काजी, ये कैसे थे, रिलीजियस जस्टिस वगैरह, मतलब कह सकते हैं, या फिर जस्टिस वगैरह का काम जो था वो ये लोग देखते थे, ठीक है। फिर आते थे मीर समन। मीर समन का क्या काम होता था, जो रॉयल हाउस होल्ड होते थे, ठीक है, शाही घराने जो होते थे उनकी देखभाल की जिम्मेदारी इनकी होती थी, यानी कि ये उनके सुपरवाइजर होते थे, ठीक है। तो रॉयल हाउस होल्ड के ये सुपरवाइजर होते थे, ठीक है। फिर आते थे वकील। वकील के बारे में कहा जाए तो इनके पास बहुत ज़्यादा कह सकते हैं पावर वगैरह नहीं थी। हाँ, ये जो राजा होते थे, किंग जो होते थे, उनको ये एडवाइजरी का काम करते थे, उनको एडवाइस देने का काम करते थे। तो अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन में ही दीवाने खास और दीवाने आम बहुत ही इम्पोर्टेंट था।
क्या था ये हम समझते हैं। दीवाने खास, ठीक है, तो जैसे खास से समझ में आ रहा है कि कुछ स्पेशल, ठीक है। तो यहाँ पर अकबर जो थे वो बैठक करते थे, दीवाने खास बना था, वहाँ बाकायदा बैठक होती थी, मीटिंग होती थी। किसकी मीटिंग होती थी? जो उनके ऑफिसर्स थे, सीनियर ऑफिसर्स, ठीक है, उनके साथ मीटिंग होती थी। अब जाहिर सी बात है उनके ऑफिसर्स के साथ मीटिंग हो रही है, तो किस लिए हो रही होगी? एडमिनिस्ट्रेशन को लेके, फिर बाकी जो कामकाज चल रहे हैं उनको लेकर मीटिंग होती थी, ठीक है। इसके अलावा अकबर के जो सब्जेक्ट्स थे, यानी जो प्रजा थी, उनके लिए वो खुद को मानते थे एज अ उनके पेरेंट्स, एज अ उनके गार्जियन, एज अ उनके फादर, इस तरीके से वो अपने को समझते थे। इसलिए उन्होंने बनवाया था दीवाने आम, ठीक है। तो आम से समझ में आ रहा है कि क्या है? आम मतलब साधारण, ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं ना आम आदमी, ठीक है, कि साधारण इंसान जो है, नॉर्मल पर्सन जो है, उसके लिए कि वो लोग वहाँ पर इकट्ठा होते थे, जिसकी जो पिटिशन होती थी, जो अर्जी होती थी, वो वहाँ पर दाखिल करते थे, उनकी जो प्रॉब्लम्स होती थी वो वहाँ पर सुनी जाती थी और ऑन द स्पॉट बहुत सारी प्रॉब्लम जो थी वो सॉल्व कर दी जाती थी। इसलिए दीवाने खास और दीवाने आम बनाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं रखनी है, और ये क्या था इसमें भी कंफ्यूजन नहीं रखनी, कोई डाउट्स नहीं रखने। दीवाने खास मतलब यानी कि उनके सीनियर ऑफिसर्स होंगे, जब खास की बात हो रही है तो उनके साथ क्या बातचीत होगी रेगुलर मीटिंग में? प्रशासन को किस तरीके से सही चलाना है, कौन सी चीज़ें किस तरह सही चल रही हैं। दीवाने आम, जहाँ पर जो साधारण लोग हैं, नॉर्मल पर्सन है, वो वहाँ पर मिलते थे और अपनी प्रॉब्लम्स को वहाँ पर बताते थे और उन्हें सॉल्व किया जाता था। चलिए बात करते हैं प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो इतना बड़ा जो एम्पायर था अकबर का, तो उसे हैंडल करने के लिए, सही तरीके से चीज़ें हैंडल कर सके, जैसे हम देखते हैं स्टेट बने हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट बने हैं, ठीक है, तो सही तरीके से हैंडल हो सके, इसके लिए 15 प्रोविंसेस में इनको बांटा गया था, जिसे कि प्रोविंस या फिर सूबा कहा गया, ठीक है। अब ये जो सूबाज था, ठीक है, इसको हैंडल करने के लिए भी कोई ना कोई होना चाहिए, तो इसका चार्ज उन्होंने दिया था गवर्नर या सूबेदार, ठीक है। जिसको दिया उसका नाम पड़ा मतलब उसे गवर्नर कहा गया या फिर सूबेदार कहा गया, क्योंकि वो सूबे का चार्ज लिया इसलिए उसे सूबेदार कहा गया। अब इनका काम क्या होता है था? इनका काम होता था मिलिट्री अफेयर्स हो और या फिर सिविल अफेयर्स हो। सिविल अफेयर्स से मतलब है जो नागरिक, ठीक है, सिटीजन या सब्जेक्ट जो थे राजा के, ठीक है, उनसे रिलेटेड जो मैटर हैं उनकी देखभाल कौन करेगा? सूबेदार करेगा। जैसे हमारे यहाँ हम देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट को हैंडल करने के लिए क्या है? डीएम होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर सूबेदार जो था वो इनको कंट्रोल करने के लिए अपॉइंट किया गया। दूसरी तरफ रेवेन्यू आता था, तो जो रेवेन्यू रिकॉर्ड होता था, ठीक है, लैंड रेवेन्यू, ठीक है, लैंड रेवेन्यू का जो रिकॉर्ड होता था वो कौन रखता था? वो रखता था दीवान। उसके लिए दीवान को अपॉइंट किया गया था, मतलब जो उसका रिकॉर्ड रखने वाला पर्सन था, उस जो पोस्ट का नाम था उसका नाम था दीवान। अब इसके अलावा इन दोनों को एक काम और दिया गया था, वो काम था कि ये दोनों ही जो हैं एक दूसरे पे नज़र रखेंगे, ठीक है। एक दूसरे पे नज़र रखेंगे मतलब कि अगर सूबेदार जो है उनको जो चार्जेस दिए गए हैं सही तरीके से अपने काम नहीं कर रहा है तो दीवान उस पर नज़र रखेगा, ठीक है। अब दीवान जिसको रिकॉर्ड रखने को कहा गया है वो सही तरीके से रिकॉर्ड नहीं कर रहा है, नहीं रख रहा है, ठीक है, ज़बरदस्ती लोगों से लैंड रेवेन्यू लिया जा रहा है, ज़्यादा लिया जा रहा है, ये सारी ऐसी चीज़ें अगर चल रही हैं तो उसके लिए सूबेदार है, वो इन पे नज़र रखेगा, ठीक है। तो जिससे कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सही तरीके से चल सके, इसलिए ऐसी व्यवस्था की गई थी। चलिए, तो इस तरीके से प्रोविंसेस बने होते थे। अब ये जो प्रोविंसेस होते थे, ठीक है, इन्हें भी आगे सब डिवाइड किया गया था, किसमें? सरकार या डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। इन चीज़ों को हम लोगों ने पिछले चैप्टर में जब शेर शाह सूरी का हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे थे वहाँ पर बाकायदा हम लोगों ने डिस्कस किया था ये सारी चीज़ें, तो उनको आगे डिवाइड किया गया था इन चीज़ों में। लेकिन वहाँ पर क्या था, जो ये प्रोविंसेस थे इन्हीं को सरकार्स कहा गया था, बट यहाँ पर प्रोविंसेस जो था उनका जो सब डिवीज़न हुआ उसे सरकार्स या सब डिवीज़न कहा गया, ठीक है। उसके बाद इसकी एक सबसे छोटी जो यूनिट थी उसको कहा गया परगना, ठीक है, उन्हें क्या कहा गया? परगनाज। एडमिनिस्ट्रेशन की जो सबसे छोटी यूनिट थी उसे कहा गया परगनाज। हर परगनाज में कई सारे विलेजेस, टाउन्स, ये सारी चीज़ें थी, हम लोगों ने डिस्कस की थी वहाँ भी, वही चीज़ें यहाँ पर है। और हर यूनिट जो थी, ठीक है, अब जाहिर सी बात है यूनिट तो बनती जा रही हैं, लेकिन हर कोई जो है अपना काम सही से करेगा कि नहीं, तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो थे हर जगह अपॉइंट थे कि वो अपना काम जो है सही तरीके से करें, जो सब्जेक्ट हैं उनकी देखभाल, जो उनको जिम्मेदारी दी गई है उसको सही तरीके से पूरी करें। उसके
इसके अलावा ये जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते थे हर यूनिट के, ठीक है, अपने से ऊपर वाली यूनिट को वो रिपोर्ट करते थे। जैसे कि इस यूनिट के लोग जो हो गए वो क्या करेंगे, वो अपने से ऊपर वाले को रिपोर्ट करेंगे, ये लोग जो हो गए वो अपने से ऊपर वाले को, ये हो गए अपने से ऊपर वाले को, तो हर कोई जो था अपने से ऊपर वाले को रिपोर्ट करता था। विलेज पंचायत की बात अगर करें तो जो गाँव के मामले होते थे विलेजेस के, उसके लिए विलेज पंचायत होती थी, जिसके जो एल्डर्स लोग होते थे वो वहाँ पर फैसले किया करते थे। अब हम बात करते हैं द मनसबदारी सिस्टम। मनसबदारी सिस्टम क्या था? तो मनसबदारी सिस्टम की बात अगर हम करें, ये मनसबदारी जो था वो एक रैंक थी, ठीक है, या फिर कह सकते हैं पोस्ट, पद जो था उसको नाम दिया गया था, जो उसे होल्ड करता था, जिसे वो पोस्ट दी जाती थी उसे कहा जाता था मनसबदार, ठीक है। अब ये जो मनसबदार था या मनसबदारी जो थी, इससे अकबर ने ही सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराया था। इसके पहले हम लोग जागीरदारी जो था वो सुना था हम लोगों ने, है ना, तो उसी को हटाकर अकबर ने क्या किया था, मनसबदारी लाया था। और सबसे पहले कभी क्वेश्चन आता है कहीं भी कि मनसबदारी सबसे पहले किसने लाई थी, तो अकबर ने लाई थी। अब अगर देखा जाए तो मुगल एम्पायर जो इतना बड़ा एम्पायर बना था वो किसकी मदद से बना था? सेना की मदद से बना था, आर्मी की वजह से, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब किसी को कॉन्क्वेस्ट करना है, कहीं पे हराने जा रहे हैं, कहीं पर युद्ध के लिए जा रहे हैं, तो उसके लिए सेना ही आगे बढ़ती है, सेना ही काम करती है। अलग अलग रैंक पे लोग ज़रूर होते हैं सेना में, बट आर्मी ही वहाँ पर काम करती है, ठीक है। तो इसको बनाए रखने के लिए एक शक्तिशाली आर्मी और साथ ही साथ कह सकते हैं एक मजबूत एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत थी, ठीक है। इसीलिए मुगल जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो पूरी तरह से बेस्ड था किस पे? मिलिट्री पर बेस्ड था, और उसे सही तरीके से बनाए रखना ये इनकी जिम्मेदारी थी। चलिए, तो मनसब जो था वो एक रैंक थी, उसे होल्ड करने वाला कहलाता था मनसबदार, ये हमने समझा। अब इस सिस्टम के अंदर क्या आता है वो हम देखते हैं। अंडर दिस सिस्टम क्या आता है, देखिए, हर ऑफिसर, ठीक है, जिसको मनसबदार बना दिया गया, ठीक है, तो हर ऑफिसर जो था उसकी क्या थी, रैंक जो थी, हर किसी की रैंक अलग अलग थी। अब जैसे उसको अगर हम समझें, ठीक है, हर किसी को रैंक दी गई थी जो कि अलग अलग थी। अब हम समझें जो लोअर रैंक पे था, ठीक है, लोअर रैंक जिसको दी गई थी या लोअर मनसबदार जिसे बनाया गया था, उसमें 10 हॉर्समैन आते थे, उसके पास 10 हॉर्समैन होते थे, ठीक है। उसके बाद 7000 की बात करें, ठीक है, जिसके पास 7000 हॉर्समैन होते थे, ये कौन होते थे? ये हायर वाले होते थे, ठीक है। तो ये लोअर रैंक पे जो होते थे उनके पास ये, हायर वाले के पास ये। अब इसके बीच में भी होते थे, ऐसा नहीं 10 और 7000 में ही बटा था, बीच की भी थी, लेकिन यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं अलग अलग रैंक में ही बटे थे, जिनमें हायर और लोअर की बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो जो हायर मनसब जो जिसको दिया जाता था, वो रैंक दी जाती थी, तो वो क्या होता था, ये पोस्ट जो थी वो क्या थी, वो रिजर्व थी, ठीक है। हायर मनसब जो था वो क्या था, वो रिजर्व था, किसके लिए? जो रॉयल फैमिलीज होती थी या उनके रिलेटिव्स होते थे उनको दिया जाता था, ठीक है। इसके अलावा इनको कह सकते हैं अपॉइंट करने का काम हुआ, डिसमिस करने का काम हुआ, मतलब अपॉइंट, डिसमिस और प्रमोट, ठीक है, किसी को प्रमोशन देना है या फिर हटाना है, रखना है, ये सारी जिम्मेदारी किसकी होती थी, या फिर कह सकते हैं ये सारे राइट्स किसके होते थे, ये होते थे एम्परर के, ठीक है। उसके अलावा इनकी जो सैलरी होती थी वो इनकी रैंक के अकॉर्डिंग दी जाती थी, जैसा कि हर जगह पे होता है। सैलरी कैसे दी जाती है? सैलरी लोगों की रैंक के अकॉर्डिंग ही दी जाती है, वहाँ यहाँ भी मिलती थी। अब जो ये सैलरी बनती थी, कैसे बनती थी? इनकी जागीर, भाई किसी को कोई जागीर दे दी गई, जैसे कोई एरिया दे दिया गया, वहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करना है। अब जो इनके पास रेवेन्यू आ रहा है उसी से इनकी सैलरी और इनके ट्रूप्स की सैलरी जो थी वो इसी से बनाई जाती थी, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ये जो मनसब रैंक दी जाती थी ये हेरिडिटेरी नहीं होती थी, यानी कि जो मनसब बन गया, अब ज़रूरी नहीं है कि अब वो मनसब बन गया अब उसका जो बेटा है उसी को मनसब बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये पोस्ट जो थी वो हेरिडिटेरी नहीं थी। जो मनसब है अगर उसकी डेथ हो गई तो आगे क्या होता था, मनसबदार जो है उसकी डेथ हो जाने पर क्या होता था कि उसको, उस पोस्ट को उसी समय वहाँ पर ख़त्म किया जाता था। उसके बाद जो एम्परर होता था वो नया मनसब अपॉइंट करता था अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट, मनसब जो होते थे इनके पास कोई अथॉरिटी नहीं होती थी, कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होता था और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती थी जागीर के लिए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा सिस्टम ऑफ ब्रांडिंग हॉर्सेस, कि अपने हॉर्सेस जो हैं वो पहचान करना, वो सिस्टम यहाँ पर भी था, जैसा हम लोगों ने पिछले चैप्टर में भी डिस्कस किया था। उसके अलावा अकबर जो थे उनके पास वो अपनी एक स्टैंडिंग आर्मी भी मेंटेन करते थे। अब देखिए यहाँ पर ये ध्यान से समझिएगा स्टैंडिंग आर्मी क्या है। देखिए, स्टैंडिंग आर्मी जो एक कह सकते हैं परमानेंट आर्मी होती थी, ठीक है, कि एक फिक्स आर्मी है कि ये आर्मी होनी ही चाहिए, वो पर्सन जो है वो होने चाहिए, कि वो आर्मी इतनी संख्या में होनी चाहिए, ये होती थी। जिसको कि जो किंग होता था या फिर कह सकते हैं
मतलब जो अकबर की बात हम लोग यहाँ पर करें तो अकबर जो थे वो इसे मेंटेन रखते थे, ठीक है। एक होता है देखिए स्टैंडिंग आर्मी, मतलब ये कि ये आर्मी हमेशा बनी होगी। एक होती थी टेम्पररी अस्थाई सेना, कि अचानक से जब युद्ध हो गया, बहुत ज़्यादा आर्मी की ज़रूरत है, तब फिर उनको रखा जाता था, ठीक है। और मान लीजिए युद्ध नहीं है तो ऐसा नहीं कि तब आर्मी नहीं रखी जाएगी, तब भी एक स्टैंडिंग आर्मी जो है वो हमेशा मेंटेन रहती थी, ठीक है। इसके अलावा क्या होता था, इसके अलावा जो कैवलरी, ठीक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच थी आर्मी की। और जो कह सकते हैं ट्रूप्स अवेलेबल कराने की बात, कि भाई इस समय इतने चाहिए उतने चाहिए, जो चीज़ें भी हैं, ठीक है, तो ये सारी जिम्मेदारी होती थी मनसबदार की, ठीक है। जो ये मनसब होते थे, यहाँ से ट्रूप्स जो थे वो अवेलेबल कराए जाते थे। उसके अलावा जो बटालियन जहाँ पर युद्ध वगैरह हो रहा है उसके लिए लॉयल लोगों की ज़रूरत होती थी, उसे अपॉइंट करने का काम कौन करता था, वो किंग ही करता था, ठीक है। इसके अलावा जो किंग जो था उनको भी अपॉइंट करता था, जैसे बॉडीगार्ड्स हो गए, या फिर पैलेस की देखभाल वाले हो गए, या फिर कह सकते हैं आर्टिलरी जो है, ठीक है, तोपखाने जो है उनको मेंटेन रखने वाले लोग हो गए। तो ये सारी अपॉइंटमेंट कौन करता था, किंग करता था। चलिए हम बात करते हैं रेवेन्यू सिस्टम की, ठीक है। रेवेन्यू सिस्टम अकबर का हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि रेवेन्यू हम लोगों ने हमेशा से देखा है कि रेवेन्यू का एक सबसे अच्छा सोर्स जो रहा है वो क्या रहा है, वो रहा है लैंड। चाहे फार्मर की कंडीशन जो है वो एकदम ख़राब है, नहीं दे सकता है रेवेन्यू, फिर भी उस पर ज़बरदस्ती रेवेन्यू जो था वो इम्पोज किया जाता था और सबसे ज़्यादा वहीं से रेवेन्यू कलेक्ट होता था, ठीक है। तो इस टाइम में भी जो लैंड थी वो सबसे ज़्यादा बड़ा सोर्स था रेवेन्यू कलेक्ट करने का, ठीक है। तो हम लोगों ने इसके पहले शेरशाह सूरी का रेवेन्यू सिस्टम देखा था, जो कि काफ़ी अच्छा था। उन्होंने काफ़ी उनमें रिफॉर्म किए थे, काफ़ी सुधार किए थे, जिससे कि लोगों के लिए आसानी हो गई और जो फार्मर्स थे उनके बीच में भी प्रॉस्पेरिटी आई, जिनको हमेशा से बहुत गरीब देखा गया था, ठीक है, कि बहुत उनकी कंडीशन जो थी बुरी थी, तो उनमें सुधार हुआ था। तो वही जो शेरशाह सूरी का रेवेन्यू सिस्टम था उसे ही अकबर ने भी अडॉप्ट किया था, ठीक है। लेकिन उसमें उन्होंने कुछ सुधार भी किए थे, ठीक है, जिसे उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया आगे, उसके जो रिफॉर्म थे उसमें हेल्प इन्होंने किसकी ली थी, उसमें हेल्प ली थी उन्होंने टोडरमल की, ठीक है। अब ये टोडरमल कौन थे ये भी हम समझ लेते हैं। टोडरमल जो थे वो अकबर के ब्रिलियंट रेवेन्यू मिनिस्टर थे, ठीक है। कभी भी क्वेश्चन आ जाए टोडरमल कौन थे तो आप आंसर कर सकते हैं कि ये अकबर के रेवेन्यू मिनिस्टर थे, ठीक है। तो इनकी हेल्प लेते हुए जो रेवेन्यू कलेक्ट होता था तो उसमें इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सुधार किए थे। और जो ये सुधार यहाँ पर रिफॉर्म जो किए गए टोडरमल की हेल्प से, इन्हें कहा गया टोडरमल बंदोबस्त, ठीक है। जो यहाँ पर सुधार किए गए इसे कहा गया टोडरमल बंदोबस्त। तो अगर क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए कि टोडरमल कौन थे या फिर टोडरमल बंदोबस्त क्या है, तो आप बता सकते हैं कि जो रेवेन्यू सिस्टम था उसमें जो सुधार किए गए इनके सुझाव से उसको कहा गया टोडरमल बंदोबस्त। अब बात करते हैं ये जो रेवेन्यू सिस्टम था, ठीक है, इसमें क्या सुधार किए गए थे या किस तरीके का था। तो सबसे पहली चीज़ इसमें की गई, जो लैंड थी उसका मेजरमेंट किया गया और उसका सर्वे किया गया। अब मेजरमेंट तो समझ में आ रहा है कि भाई लैंड को नापा जाएगा, किसके पास कितनी लैंड है, लेकिन उसका मेजरमेंट तो समझ में आ गया, लेकिन उसका सर्वे किस लिए होता था। सर्वे ये होता था कि लैंड जो है किस जगह पे है, किस एरिया में है, कैसी क्वालिटी है, किसके पास कितनी लैंड है, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके का यहाँ पर मेजरमेंट और सर्वे होता था। जो लैंड होती थी उसको क्या किया जाता था, 4 कैटेगरीज में उसे ग्रुप्ड किया गया था। जैसे लैंड बहुत अच्छी है, लैंड खराब है, मीडियम उसमें है। तो ये चीज़ कि भाई किसकी फर्टाइल जो है वो किस तरीके की है। भाई ये लैंड पे डिपेंड होता है ना कि इस वाली लैंड में इस जगह में अगर खेती की जा रही है तो बहुत अच्छी हो रही है, वही अनाज वही सब कुछ यूज़ किया जा रहा है, दूसरी लैंड में वो वहाँ पे उतना अच्छा नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से उनको कैटेगराइज किया गया था, ठीक है। उसके अलावा 1/3 ऑफ एवरेज प्रोड्यूस, ठीक है। तो क्या किया गया कि पिछले 10 सालों का पूरा एवरेज निकाला गया कि पिछले 10 सालों में, पिछले 10 ईयर्स में कैसा प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है, उसका एवरेज निकाला गया। जो एवरेज निकला उसका 1/3 रेवेन्यू वहाँ से कलेक्ट किया जाता था। तो ये भी एक बड़ा अच्छा सिस्टम था कि भाई वो चीज़ें देख के फिर रेवेन्यू लोगों पे लगाया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब जो ये रेवेन्यू यहाँ से कलेक्ट किया जाता था इसमें प्रेफरेंस दी जाती थी वो या तो कैश में हो और या फिर कह लीजिए कि किसी सामान में हो, ठीक है, कोई सामान दे दिया या कैश दे दिया, इस तरीके से। ज़रूरी नहीं कि भाई जितने फार्मर हैं वो जाके फिर अनाज ही पहुँचाएं, तो ऐसा नहीं था। अच्छा, उसके अलावा रेवेन्यू ऑफिसर जो थे वो उन बाकायदा इंस्ट्रक्ट किए जाते थे कि भाई किसी से ज़बरदस्ती रेवेन्यू जो है जो बन रहा है वही लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है, उन पर इम्पोज नहीं करना है, ठीक है, या फिर
जो रेवेन्यू बन रहा है उसमें से कुछ अपने पास रख लिया, ऐसा भी नहीं करना है, मतलब करप्शन नहीं करना है, किसी के साथ बैड बिहेवियर नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ों के लिए जो ऑफिसर्स होते थे उनको इंस्ट्रक्ट किया जाता था बाकायदा, ठीक है। उसके अलावा लोन्स की बात करें तो जो फार्मर्स हैं, फसल बाद में रेडी होगी, पहले भाई उन्हें कुछ चाहिए, तो जिसके पास नहीं है पैसे तो वो क्या करेंगे, तो उनको लोन अवेलेबल कराया जाता था। जैसे एनिमल्स हो गए, या सीड्स लेना है, या फिर औजार लेने हैं खेती के लिए, ठीक है, तो उसके लिए लोन यहाँ पर अवेलेबल कराया जाता था। अब इसके अलावा हम बात करें कि नेचुरल कैलेमिटी की, बाई चांस सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, कई बार होता है कि कुछ कीड़े हो गए तो उन्होंने ही क्या किया, वो इंसेक्ट ने पूरी फसल को खराब कर दिया। तो ये सारी वजहों से क्या था, रेवेन्यू में छूट भी दी जाती थी, ठीक है, एक्सेप्शन और ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या थी, ये सारी चीज़ें जो थी रेवेन्यू सिस्टम जो था दिखाती थी कि भाई रेवेन्यू सिस्टम जो है बहुत अच्छा बना है, ठीक है। तो अकबर का जो रेवेन्यू सिस्टम था ये काफ़ी सक्सेसफुल था, जिसकी वजह से क्या था, एक फ्लो इनकम का बराबर वहाँ पर बना हुआ था। चलिए अब फटाफट देखते हैं कि रेवेन्यू का दूसरा सोर्स क्या था। दूसरा सोर्स था ट्रेड, ठीक है। लेकिन ट्रेड्स में अगर देखा जाए, दोनों में कंपेयर किया जाए तो ट्रेड से उतना ज़्यादा रेवेन्यू नहीं आता था जितना लैंड से आता था। रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा आ सके इसके लिए क्या किया गया था, ट्रेड को प्रमोट किया गया था, चाहे इंटरनल हो और चाहे एक्सटर्नल हो, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे आइटम्स जो थे वो यहाँ से एक्सपोर्ट होते थे, यानी कि दूसरे देशों को वो जाते थे। जैसे कि स्पाइसेस हो गए, यहाँ के इंडिगो हो गया, यहाँ का क्लोथ हो गया, टेक्सटाइल हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ से एक्सपोर्ट की जाती थी। किन कंट्रीज़ के साथ ट्रेड रिलेशन थे, जैसे कि यूरोप हो गया, चाइना हो गया, सेंट्रल एशिया हो गया, ठीक है, इनके साथ ट्रेड रिलेशन थे, ठीक है, ये ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो अकबर का जब शासनकाल था उस समय तक पोर्चुगीज़ जो थे वो यहाँ वेस्ट कोस्ट जो है हमारा, ठीक है, वेस्ट कोस्ट, ठीक है, वहाँ पर वो लोग इस्टेब्लिश हो चुके थे, या कह सकते हैं उनके ट्रेड सेंटर्स जो थे वो तब तक वहाँ पर इस्टेब्लिश हो गए थे। याद है अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि अकबर का शासनकाल जो था वो था 1556 से 1605। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में आ गई थी, ठीक है। तो उसी से पता चल रहा है कि जो वेस्ट कोस्ट था वो लोग आए तो इधर से ही थे, तो वेस्ट कोस्ट तक तब तक ट्रेड सेंटर जो थे वो इस्टेब्लिश हो गए थे। अब हम बात करते हैं मोहर। मोहर क्या था, तो अकबर ने गोल्ड कॉइन्स जो थे प्योर गोल्ड के होते थे वो जारी किए थे, जिसको कि मोहर कहा जाता था। आप लोगों ने अगर कुछ सीरियल या पुरानी मूवीज़, मतलब जो इन चीज़ों पे बनी हुई मूवीज़ वो देखी होगी तो उसमें मोहर का जिक्र आता है। वही मोहर थी कि इतनी मोहरें जो हैं वो दी जाएंगी, कितनी सारी स्टोरीज़ में भी हम लोगों ने सुना है ना। तो वो मोहर जो थे वो सोने के कॉइन्स उन्हें कहा जाता था। इसके अलावा कॉपर और सिल्वर, इन सारे कॉइन्स का भी यूज़ होता था। चलिए बात करते हैं अकबर्स रिलीजियस पॉलिसी, ठीक है। अकबर की रिलीजियस पॉलिसी क्या थी। अब इतना बड़ा एम्पायर था, वो सही तरीके से चल सके। जैसे हम लोगों ने पहले भी देखा कि अकबर को ये समझ में आ गया था कि अगर सही तरीके से चीज़ों को चलाना है, अपने को सेफ रखना है, तो जो राजपूत हैं उनका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो उसी तरह अकबर का एम्पायर बहुत बड़ा बन चुका था, तो वो सही तरीके से चल सके, इसलिए अकबर की इच्छा थी कि सभी लोग जो हैं वो सही से रहें। जैसे कि कई सारी कास्ट के लोग हैं, रिलीजन के लोग हैं, तो सभी जो है आपस में मिलजुल कर रहे हैं, जिससे कि नेशन जो है वो सही तरीके से ग्रो करे, ठीक है। इसके लिए उन्होंने कई सुधार भी किए थे। जैसे कि अगर हम देखें कुछ पॉलिसीज़ जो उन्होंने लाई थी कि जो इस्लामिक स्टेट था, ठीक है, अपना जो इस्लामिक मुगल स्टेट थे उनको उन्होंने सेकुलर स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए पॉलिसीज़ लाई थी। सेकुलर स्टेट में मतलब कि वहाँ पर किसी एक को ही प्रेफरेंस ना दी जाए, सभी लोग जो हैं वो एक बराबर माने जाए, ऐसी पॉलिसीज़ लाई थी। अच्छा, उसके अलावा क्या था, रिलीजियस टॉलरेंस, वही पॉलिसी जो थी वो इन्होंने इस तरीके की लाई थी। अकबर ने क्या किया था, जिजिया टैक्स और पिलग्रिम टैक्स जो था इसे अबॉलिश कर दिया था। हालांकि बाद में हम देखते हैं कि जब औरंगजेब आता है, जिजिया टैक्स पिलग्रिम टैक्स जो है ये फिर से लगा देता है, लेकिन अकबर किसके पहले ये टैक्सेस थे, बट अकबर ने इनको हटा दिया था। अब ये क्या था वो भी समझ लेते हैं। जिजिया टैक्स पहले हम लोगों ने समझा है कि जो इनका साम्राज्य होता था, ठीक है, उसमें जो भी हिंदूज रहते थे, अब जैसे इतना बड़ा साम्राज्य है उसमें इस्लाम के लोग तो रह रहे हैं, लेकिन जो भी हिंदू रह रहे हैं, जो कन्वर्ट भी नहीं हो रहे हैं इस्लाम में, तो उनके ऊपर एक टैक्स लगाया जाता था जिसे कहा जाता था जिजिया टैक्स। पिलग्रिम टैक्स, कोई जो तीर्थ यात्रा पे जाता था उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता था, ठीक है। तो ये सारे टैक्स जो थे वो अकबर की तरफ से एबॉलिश कर लिए गए। अब जाहिर सी बात है अगर वो ऐसा काम करेंगे तो उनको लोगों का सपोर्ट मिलेगा, ठीक है, तो उससे एक यूनिटी जो है वो बनी रहेगी, तो इसलिए उन्होंने इसको हटा लिया।
इसके अलावा हिंदूज जो थे वो अपने टेम्पल्स बना सकते थे आज़ादी से, उनके ऊपर कोई रोक नहीं थी, ठीक है। दूसरा, अपने फेस्टिवल्स जो थे वो आराम से सेलिब्रेट कर सकते थे, उनको पूरी आज़ादी थी कि वो अपने फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट कर सकते हैं, अपनी वर्शिप जो है वो फ्रीली कर सकते हैं। यहाँ तक कि अकबर ने कई सारी राजपूत जो लड़कियां थी उनसे उन्होंने विवाह भी किया था, ठीक है, उनकी जो वाइफ्स थी हिंदू, ठीक है, तो उनको भी उन्होंने पूरी छूट दी थी कि उनके जो फेस्टिवल हैं वो आराम से मना सकती हैं, वर्शिप जिसकी करनी है वो कर सकती हैं। यहाँ तक कि जो उनके फेस्टिवल्स होते थे उसमें अकबर भी साथ में सेलिब्रेट किया करते थे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा देखा जाए तो उन्होंने ऐसा नहीं था कि अपने दरबार में, अपने कोर्ट में हाई पोजीशन जो है वो सिर्फ अपने ही रिलीजन के लोगों को दें। उन्होंने अपने कोर्ट में जो कह सकते हैं स्किल्ड लोग थे, ठीक है, जिस अकॉर्डिंग थे, तो उस अकॉर्डिंग बहुत सारे हिंदूज जो थे उनको भी काफ़ी हाई पोस्ट दी थी। जैसे कि अगर देखा जाए तो बीरबल तो भाई अलग ही आते हैं, वो उनके साथ साथ हमेशा रहते थे, उनके दोस्त भी थे, ठीक है। फिर बात करते हैं टोडरमल, जिनको उन्होंने अपना रेवेन्यू मिनिस्टर बनाया था, ठीक है, रेवेन्यू जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट था। भगवान दास हो गए, ठीक है, तो बहुत सारे हिंदूज को भी इन्होंने क्या किया था, हायर पोस्ट दी थी। अब बात करते हैं लैंड ग्रांट्स की, तो ये भी उन्होंने दिया था। लैंड ग्रांट्स भी वो क्या होता है, बहुत सारी लैंड होती है जो खाली पड़ी होती हैं, ठीक है, जिसके पास लैंड नहीं है वो वहाँ पर खेती कर सकता है, मतलब ये कि वहाँ पर वो खेती कर सकता है, वो लैंड उसकी नहीं हो जाएगी बट वो उस जगह पर एग्रीकल्चर कर सकता है। इसके लिए ज़्यादातर जो बंजर भूमि होती है उनको चुना जाता है, या जिन पर खेती नहीं की जाती है उनको चुना जाता है, जिससे कि वो लैंड जो है वो यूज़ हो सके और किसी के काम भी आ सके, और उनसे फिर अगर अच्छी खेती वगैरह हो रही फिर आगे रेवेन्यू भी कलेक्ट हो सके। चलिए अब हम बात करेंगे इबादत खाना। इबादत खाना क्या था, अकबर ने बनवाया था 1575 CE में। कहाँ पर, अपनी कैपिटल फतेहपुर सीकरी में, ठीक है। तो ध्यान रखना है कब बनवाया, किसने बनवाया, ठीक है। तो अकबर ने इसको बनवाया था, किस लिए बनवाया था या इसका क्या मतलब था अगर हम समझें तो इबादत खाना इसलिए बनवाया गया था, यहाँ पर उन्होंने अलग अलग रिलीजन के जो लीडर्स थे, कह सकते हैं स्कॉलर्स थे या फिर प्रीस्ट थे या फिलोसफर थे, उन सभी को इनवाइट किया कि सभी आएँ और अपने रिलीजन के, रिस्पेक्टिव रिलीजन की जो प्रिंसिपल्स हैं, जो उनकी टीचिंग्स हैं वो आकर यहाँ पर सामने रखें, ठीक है। तो अलग अलग रिलीजन के लोग जो थे वो वहाँ पर आते थे, जैसे हिंदूज़ हो गए, मुस्लिम्स हो गए, बुद्धिस्ट हो गए, जैनिज़ हो गए, उसके अलावा पारसीज़ हो गए, ठीक है, मॉनेस्ट्रीज़ वगैरह से। तो अलग अलग जगहों से स्कॉलर्स वगैरह वो वहाँ पर इकट्ठे होते थे और सभी अपने अपने जो रिलीजन थे, उनके जो रिस्पेक्टिव रिलीजन थे, उनकी जो बातें थी, उनके जो मेन सिद्धांत थे, प्रिंसिपल्स थे या उनकी टीचिंग्स थी वो सामने रखते थे। अब इससे होता क्या था कि ऐसे क्या है कि लोग जो है अपने रिलीजन के बारे में ही जानते हैं। वहाँ पर कई सारे रिलीजन के लोग जब इकट्ठा हुए, उन्होंने अपने रिलीजन की प्रिंसिपल्स जो थे वो बताए या फिर उनकी कह सकते हैं कि बाकायदा उसे एक्सप्लेन किया, तो उससे क्या हुआ, बाकियों को भी समझ में आया कि अगला रिलीजन क्या कहना चाहता है। उससे एक चीज़ें समझ में आई कि सारे रिलीजन में का बेस क्या है, क्या चीज़ कहाँ पर कही गई है, ठीक है। तो इसलिए कि भाई वो बातें जो हैं लोगों को पता चलें और फिर ये भी पता चले कि सारे रिलीजन जो है वो कहना क्या चाहते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया कि ये बनवाया था और वहाँ पर लोगों को इन्वाइट करते थे, ठीक है। फिर उन्होंने डिक्लेरेशन किया महाज़र, ठीक है, महाज़र जो कि 1579 में इन्होंने डिक्लेरेशन किया। माज़र क्या था, ये इस तरीके से, इससे उनको एक पावर मिल गई, किसको, अकबर को, ठीक है, अकबर को एक पावर मिल गई कि वो अपने अकॉर्डिंग जो इस्लाम में चीज़ें लिखी हैं, ठीक है, इस्लाम रिलीजन की जो चीज़ें हैं उसे वो अपने अकॉर्डिंग उसकी वो व्याख्या कर सकें, ठीक है। तो इसलिए माज़र जो था वो इन्होंने डिक्लेरेशन किया। और इस तरीके से हुआ क्या, जैसे रिलीजन अगर हम देखते हैं कहीं भी तो जो उसके मेन लीडर माने जाते हैं, जैसे हिंदूज़ में अगर हम देखें तो जो प्रीस्ट वगैरह होते हैं, कहते हैं उनके पास पावर होती है उस तरीके की, ठीक है। या मुस्लिम्स में अगर हम देखें तो जो उनके उलेमाज हैं उनके पास होती है। तो इस तरीके से जो पावर सिर्फ उलेमाज के पास होती थी, अब माज़र जो था वो उसके डिक्लेरेशन के बाद अकबर को ये पावर मिल गई। और इस तरीके से इस्लाम का जो लॉ था, इस्लामिक लॉ जो था, उसके कह सकते हैं रिलीजियस मैटर्स जो थे, ठीक है, उसके सुप्रीम जो थे वो अब इस तरीके से अकबर बन गया। यानी कि फाइनली जो कह सकते हैं जो पावर थी, अथॉरिटी थी, इस तरीके से वो अकबर के हाथों में अब थी माज़र के डिक्लेरेशन के बाद, ठीक है। तो जो कुछ इसमें वर्ड्स आते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने देखा था, ये अभी इबादत खाना है, माज़र है, ठीक है, फिर दीवाने खास, दीवाने आम, जो अलग से ऐसे आपको वर्ड्स मिलते जाए उन पे बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वो आपको मालूम होने चाहिए। अब हम बात करते हैं अकबर्स रिलीजन।
तो अकबर जो थे उनका बिलीव था किस प्रिंसिपल में, सुलह आई कुल, इस प्रिंसिपल में उनका बिलीव था। अब ये क्या था, सुलह को हम ले लेते हैं सुलह से, जैसे सुलह ए कुल, इसको ये भी नाम दिया गया है, ठीक है। तो सुलह ए कुल जो था, तो नाम से समझ में आया ना, सुलह, कोई लोग जो अगर फाइट कर रहे हैं तो उन्हें बोला जाता है फाइट मत करो, आपस में सुलह कर लो, ठीक है। तो सुलह कब होगी, जब आपस में लोग जो हैं वो प्यार से रहेंगे, ठीक है। तो अगर ये बाई चांस सुलह आई कुल भूल भी जाओ तो सुल को सुलह से हम लोग कनेक्ट कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि सभी लोग जो हैं वो मिलजुल कर रहेंगे। कब रहेंगे मिलजुल कर, भाई झगड़े नहीं करेंगे, तो मतलब सुलह कब होगी, जब लोग झगड़े नहीं करेंगे, ठीक है, आपस में ठीक से रहेंगे, वो हो गया सुलह से रहना, ठीक। तो यही था सुलह आई कुल। इस प्रिंसिपल में ये विश्वास रखते थे कि जो भी लोग हैं सोसाइटी में, समाज में, आसपास, वो सभी मिलजुल कर रहे हैं। और इसी के लिए इन्होंने 1582 में एक नया रिलीजियस ऑर्डर जो था वो डिक्लेयर किया, जिसे नाम दिया गया दीन आई इलाही या फिर दीन ए इलाही, ठीक है। ये ऑर्डर उनके द्वारा लाया गया, डिक्लेयर किया गया, ठीक है। अब ये ऑर्डर था क्या, तो अभी हम लोगों ने बात की थी ना, अलग अलग रिलीजन की उन्होंने बातें सुनी थी, ठीक है, कि अलग अलग रिलीजन के जो लीडर्स थे, फिलोसफर थे, उन सभी को बाकायदा बुलाया जाता था, उनके रिस्पेक्टिव रिलीजन के प्रिंसिपल्स, उनकी टीचिंग्स, इन सारी चीज़ों को सुना जाता था, ठीक है। तो समझ में यही आया ना कि मतलब जो उनकी एक अच्छी बातें थी, ठीक है, जो उनका बेस था, सबका बेस क्या था, यही कि शांति बना के रखना, सभी मिलजुल कर रहे हैं, रिस्पेक्ट करें एक दूसरे के, ठीक है, तो वो बेस था। तो यानी कि ये जो दीन इलाही उन्होंने लाया वो क्या था, उन सभी मेजर रिलीजन्स का रिलीजियस कॉम्बिनेशन था, ठीक है, जिसका कि कह सकते हैं एम क्या था कि एक ऐसा रिलीजन लाना जिससे कि जो कि हिंदू जो हैं वो भी उसे एक्सेप्ट करें, मुस्लिम्स हैं वो भी एक्सेप्ट करें, और बाकी अदर रिलीजन के लोग जो हैं वो सभी उस रिलीजन को एक्सेप्ट करें, ठीक है, और जिससे कि आपस में एक यूनिटी जो है वो बनी रहे, एक ब्रदरहुड है वो बना रहे, ठीक है। इसलिए इन्होंने दीन इलाही डिक्लेयर किया था। चलिए अब अकबर का जो रिलीजन था दीन इलाही, इसके फीचर्स क्या थे ये हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो पहली चीज़, बिलीव इन वन गॉड, कि एक गॉड में विश्वास रखो। सेकंड था कि एम्परर जो है वो क्या है, वो अर्थ पर गॉड का रिप्रेजेंटेटिव है। दीन इलाही जो कि एक तरीके से कहा जाए कि मोरल कोड ऑफ कंडक्ट था, मतलब ये कि अपने आचरण में लाने वाली चीज़ थी, ठीक है, कि इसकी कोई, उनका था कि इसकी कोई बुक नहीं है, इसका कोई टेम्पल नहीं है, इसका कोई प्रीस्ट ग्रुप नहीं है, ठीक है, ये क्या है, सिर्फ अडॉप्ट करने वाली चीज़ है दीन इलाही। अब जो इन्होंने ये नया रिलीजन लाया था, ये अगर देखा जाए तो इनकी बस कोर्ट तक ही सीमित रह गया, उसके बाहर भी ये फेमस नहीं हो पाया, यानी कि चाहे हिंदूज हों, मुस्लिम्स हों, कोई भी इसको जो था वो अडॉप्ट नहीं करना चाह रहा था। अकबर ने भी किसी को भी फोर्स नहीं किया इस नए जो रिलीजन था उसमें कन्वर्ट होने को, यहाँ तक कि अकबर के कोर्ट में जो हिंदूज थे, जैसे अभी हम लोगों ने पहले डिस्कस किया कि भगवान दास थे, टोडरमल थे, ठीक है, ये सारे लोग थे, बीरबल थे, तो इनको भी अगर देखा जाए तो बीरबल को छोड़कर किसी ने भी, किसी भी हिंदू जो थे उनमें से किसी ने भी बीरबल के अलावा इसको अडॉप्ट नहीं किया। अब ये बहुत ज़्यादा फेमस हो नहीं पाया दीन इलाही, और जिसकी वजह से जाहिर सी बात है कि अकबर के रहते नहीं फेमस हुआ, तो बाद में क्या होगा, तो अकबर के जब उनकी डेथ हुई तो उनकी डेथ के साथ ही साथ ये दीन इलाही जो था, ये न्यू रिलीजन, इसका भी अंत हो गया। अब हम बात करेंगे राजपूत पॉलिसी। अकबर की राजपूत पॉलिसी क्या थी ये समझते हैं। तो अकबर की जो राजपूत पॉलिसी थी उसमें पहली चीज़ कि अकबर जो थे वो राजपूतों से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे। क्यों? क्योंकि राजपूत जो थे बहुत लॉयल होते थे, साथ ही साथ अपने देश के लिए उनके अंदर बहुत ज़्यादा श्रद्धा थी, पैट्रियटिज्म जो था वो बहुत ज़्यादा था, इस वजह से वो इनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे। दूसरा, हम लोगों ने सारी चीज़ें जो है वो पहले भी डिस्कस कर रखी हैं कि इसी चैप्टर में, कि अकबर जो थे, ठीक है, उन्हें ये समझ में आ गया था कि राजपूत जो हैं पावरफुल हैं, ठीक है, और उनकी लॉयल्टी से इम्प्रेस भी थे, तो उनको ये था कि अपने को अगर स्टेबल रखना है तो बहुत ज़रूरी है कि जो राजपूत्स हैं इनको अपने साथ कर लिया जाए, या फिर राजपूत जो हैं उनका सपोर्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसके लिए उन्होंने कुछ स्टेप्स लिए थे, अगर आपको याद हो, कि उनसे फ्रेंडशिप जो है वो बढ़ानी है, दूसरा मैट्रिमोनियल अलायंस जो है वो उनके साथ इस्टेब्लिश करना है, ठीक है। तो इसी के तहत उन्होंने क्या किया था, पहली चीज़ राजपूत जो थे उन्हें ट्रीट किया था बड़े अच्छे से, कि ऑनर और इक्वलिटी के साथ। दूसरा, उनके लिए ये लॉयल बने, रिस्पेक्ट, मतलब उनकी जो रिस्पेक्ट करने की बात हुई तो ये लॉयल्टी के साथ इन्होंने उनकी रिस्पेक्ट की, ठीक है। मैट्रिमोनियल अलायंस, कई सारी जो रानी थी इनकी वो हिंदूज थी, जिस अगर देखा जाए तो इनको जो
उत्तराधिकारी थे, यानी कि जहांगीर। उनकी माँ जो थी वो भी, यानी जोधाबाई, वो भी क्या थी, वो भी हिंदू ही थी। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने अपने बेटे सलीम की भी शादी भगवान दास, जिनके बारे में भी हम लोग देख रहे थे, उनकी बेटी से की थी। ठीक है, तो इस तरह से मैट्रिमोनियल अलायंस जो था वो स्थापित करना। ठीक, अच्छा, इसके अलावा इन्होंने इस तरीके से जो इन्होंने स्टेप्स लिए कि उनसे मैट्रिमोनियल अलायंस भी बनाया, उनका सपोर्ट हासिल किया, उन्हें रिस्पेक्ट दी, जिसके तहत इन्होंने उनकी फ्रेंडशिप, लॉयल्टी और कॉर्पोरेशन, ये सारी चीज़ें जीती। ठीक है, और कई सारे जो हिंदूज थे उनको अपने यहाँ ऊंची पोस्ट पर भी इन्होंने रखा। ठीक है, जैसे अभी हम लोगों ने टोडरमल देख रहे थे, रेवेन्यू मिनिस्टर बनाया था, ये सारी चीज़ें। ठीक है, जिजिया और पिलग्रिम जो कि हिंदूज पे लगाए जाते थे, ये टैक्स उन्होंने अबॉलिश कर दिए कि भाई ये भी क्या है, इससे भी क्या होगा कि राजपूत जो होंगे वो खुश होंगे। ठीक, तो इसलिए ये जो टैक्स थे वो हटा लिए गए। ये पूरे हिंदुओं पे थे, केवल राजपूत पे नहीं थे, लेकिन फिर भी कि इससे राजपूत जो होंगे वो भी खुश होंगे और हिंदूज जो हैं वो भी इनके सपोर्ट में आएंगे, बाकी हिंदूज। ठीक है, इसके अलावा जब हिंदूज जो थे उन्हें ये डिफीट कर देते थे, उन्हें हरा देते थे, तो उसके बाद उनके जो किंगडम होते थे उन पे ये कब्जा नहीं करते थे अगर वो इन्हें ओवरलॉर्ड मान ले। ठीक है, तो ये चीज़ें भी हम लोगों ने डिस्कस की थी ना कि जो इन्हें ओवरलॉर्ड मान ले, जो इनकी सुपरमेसी को एक्सेप्ट कर लेता था, तो उसे उसका राज्य ये वापस दे देते थे। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो इनकी राजपूत पॉलिसी इस तरीके की थी कि सारे राजपूत जो हैं उनको मिला के रखना, जिससे कि अपनी स्टेबिलिटी जो है वो बनी रहे। चलिए बात करते हैं सोशल एंड कल्चरल अचीवमेंट्स। ठीक है, वो क्या थी, चलिए देखते हैं। तो जो सोसाइटी थी उसमें बहुत सारी कह सकते हैं बुराइयाँ थी। ठीक है, कुछ क्रूअल प्रैक्टिसेस थी, उस पर इन्होंने रोक लगाई। जैसे कि अगर हम बात करें कि सती प्रथा जो थी, ठीक है, तो इस पर इन्होंने रोक लगाई कि सती प्रथा जो है ये नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सती प्रैक्टिसेस जो थी वो नहीं होनी चाहिए। इसमें होता क्या था कि जो विमेन थी विडो हो जाती थी तो उसे अपने हस्बैंड की जो डेड बॉडी थी उसके साथ ही जल जाना होता था। तो इनका ये कहना था कि इस पर रोक लगाई जाए, ये प्रैक्टिसेस जो हैं वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो भी विडो खुद से जाकर सती होना चाहती है तो वो हो सकती है। इसके अलावा इनका कहना था कि जो विडो फिर से मैरिज करना चाहती है तो रीमैरिज को भी इन्होंने लीगलाइज किया। ठीक है, पहली चीज़। दूसरा, इन्होंने क्या किया कि जो चाइल्ड मैरिज थी उसे डिस्करेज किया कि कम एज में बच्चों की शादी नहीं होनी चाहिए। उसके लिए एज भी इन्होंने फिक्स कर दी कि गर्ल्स की 14 होनी चाहिए और बॉयज़ की 16 हो एज, उसके बाद ही उनकी शादी हो। चलिए अब हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, सोशल एंड कल्चरल अचीवमेंट्स। ठीक है, सोशल और कल्चरल अचीवमेंट्स, इसमें सबसे पहले बात करेंगे एजुकेशनल रिफॉर्मेशन। ठीक है, तो एजुकेशनल रिफॉर्म जो था इसमें किस तरीके से इन्होंने सुधार किया ये हम लोग देखेंगे। देखिए, इनका मानना था पहली चीज़ कि सभी रिलीजन जो हैं वो बराबर हैं, सभी को जो है एक दृष्टि से देखना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा इनका मानना था कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए, मतलब से पहले क्या एजुकेशन होती थी वो सिर्फ रिलीजन बेस्ड होती थी कि ठीक है, रिलीजन जो टेक्स्ट थे उसी पे होती थी। अब इनका मानना था कि उससे अदर भी एजुकेशन है वो सारी एजुकेशन दी जानी चाहिए, जैसे मैथमेटिक्स हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, लॉजिक हो गया, हिस्ट्री हो गया एंड एस्ट्रोनॉमी। इस तरीके की एजुकेशन जो है वो लोगों को मिलनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट जो था वो भी इस्टेब्लिश किया था, जहाँ पर जैसे संस्कृत हो गई, जो हिंदू ग्रंथ हैं, ठीक है, जैसे गीता हो गया, महाभारत हो गया, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो हिंदू ग्रंथ जो हो गए, जैसे संस्कृत हो गई, ठीक है, संस्कृत लैंग्वेज, हिंदू ग्रंथ की जो बुक्स थी वो संस्कृत लैंग्वेज में थी। ठीक है, तो संस्कृत लैंग्वेज की जो बुक्स हो गई या अरेबिक हो गई या फिर उसके अलावा कह सकते हैं ग्रीक हो गए। ठीक है, तो ये सारे जो लिटरेचर थे उनका इन्होंने बाकायदा फ़ारसी या कि फिर कह सकते हैं पर्शियन लैंग्वेज में इन्होंने ट्रांसलेशन कराया। ठीक है, इससे हुआ फ़ायदा क्या हुआ, इससे फ़ायदा ये हुआ कि लोग जो थे एक कॉमन जो एजुकेशन थी वो सभी को मिलने लगी। ठीक है, पहले क्या था, अपने अपने रिलीजन के लोग एजुकेशन दे रहे थे, अब क्या था, एक कॉमन एजुकेशन जो कि सबके पास होनी चाहिए वो लोगों को मिलने लगी। दूसरा, जब इन्होंने ट्रांसलेशन करा दिया तो क्या हुआ, जो अपर क्लास के लोग थे या जो मिडिल क्लास के लोग थे वो अदर रिलीजन के बारे में भी जान सके। अब बात करते हैं हम लोग लिटरेचर की। तो लिटरेचर देखा जाए तो यहाँ पर यानी कि अकबर का जो कोर्ट की लैंग्वेज थी वो थी पर्शियन, जो अपर क्लास के लोग बोलते थे वो भी थी पर्शियन। देखा जाए तो जो ये मुगल काल था, ठीक है, इस समय पर्शियन लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया था और इसीलिए भी हम लोगों ने ये भी देखा कि जो अलग अलग लिटरेचर्स थे, अलग अलग लैंग्वेज के थे, अलग अलग रिलीजन के थे, उनका बाकायदा पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन कराया गया था। तो जाहिर सी बात है कि पर्शियन जो लैंग्वेज थी उसे यहाँ पर प्रमोट किया जाता था। ठीक है, उसके अलावा अबुल फजल
के जो भाई थे फैज़ी, ये अकबर के महान कवियों में से एक थे, ग्रेटेस्ट पर्शियन पोएट थे अकबर के। ठीक है, अबुल फजल जो थे वो भी अकबर के कोर्ट में थे। ठीक है, अबुल फजल एक बहुत ही कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट नाम है। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। ठीक है, आपने सुना होगा कि 9 रत्न अकबर के दरबार में थे। ठीक है, उन्हीं में से एक आते हैं अबुल फजल। ठीक है, तो अबुल फजल जिन्होंने कि अकबरनामा लिखा था, जो कि एक्सीलेंट हिस्टोरियन बुक कही जाती है, अकबरनामा, आईने अकबरी, ये बुक्स इन्होंने लिखी थी। ठीक है, बीरबल जो थे, अब देखा जाए तो बीरबल हिंदू तो थे, लेकिन जो कोर्ट था वहाँ पर हिंदी लैंग्वेज भी यूज़ होती थी, और उसी तरह से बीरबल जो थे उन्हें हिंदी कविराज की उपाधि दी गई थी। ठीक है, जो कह सकते हैं टाइटल जो था वो बीरबल को दिया गया था, हिंदी कविराज। ठीक है, हिंदी कविता के कविराज इनको माना गया। रामचरितमानस जो कि हमारी बहुत ही रिलीजियस बुक मानी जाती है, ठीक है, वो भी इसी समय में लिखी गई थी। किसके द्वारा? गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा। ठीक है, अकबर जिनके लिए कहा जाता है कि वो इलिटरेट थे, बट उनको बोला जाता है हंगर फॉर नॉलेज। ठीक है, कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा भूख थी नॉलेज के लिए, कि जहाँ से जितना अडॉप्ट कर सके, और इसी वजह से अकबर की जो लाइब्रेरी थी वहाँ पर 24,000 बुक्स थी, जिनमें से बुक्स जो थी मैक्सिमम जो थी लोगों के द्वारा हाथों से लिखी गई थी, जो इन पे पिक्चर्स थे वो लोगों के द्वारा बनाए हुए थे। ठीक है, तो इलिटरेट होते हुए भी अकबर की लाइब्रेरी में बुक्स का अच्छा खासा कलेक्शन था, जिससे ये पता चलता है कि नॉलेज के लिए उनकी हंगर, दूसरा लोगों के लिए, लोगों की जो लैंग्वेजेस थी या फिर लोगों के जो ग्रंथ थे उन सभी के लिए इनके अंदर बहुत ज़्यादा सम्मान था। चलिए बात करते हैं पेंटिंग्स। तो मुगल्स जो थे, इंडियन पेंटिंग में देखा जाए तो उनका एक बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। अकबर का जो अभी हम लोगों ने लाइब्रेरी की बात की, ठीक है, वहाँ पर क्या था कि बुक्स बहुत सारी थी, 24,000 उनकी लाइब्रेरी में बुक थी, जो बाकायदा कैलीग्राफी जो हाथों से लिखी जाती थी, और जो उन पे चित्र होते थे, पिक्चर्स होते थे, वो खुद ही बनाए जाते थे, बाकायदा पेंटिंग उस पर की जाती थी। और इसी वजह से अच्छी खासी संख्या में लोग जो थे उनकी लाइब्रेरी में काम करते रहते थे, चाहे मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखना है या फिर पेंटिंग्स जो हैं उनके ऊपर बनाना, उनके अंदर बनाना, और ये सारे काम जो थे वो वहाँ पर करते रहते थे। ठीक है, इन पेंटिंग्स में मिनिएचर पेंटिंग्स जो होती थी इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। मिनिएचर पेंटिंग्स जैसे ये आपको सामने दिख रहा है कि एक छोटा सा पिक्चर है, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है एक साथ शो कर दी गई, छोटा छोटा उनको शो करते हुए सब कुछ जो है वो दिखा दिया गया। तो इस पेंटिंग का बहुत ज़्यादा इनके यहाँ यूज़ होता था, चाहे वो बुक्स में हो, खासतौर से बुक्स के जो कवर होते थे वहाँ पर इन मिनिएचर पेंटिंग्स का बहुत यूज़ होता था। अब बात करते हैं आर्किटेक्चर। तो अकबर के टाइम में बहुत सारी बिल्डिंग्स जो थी वो बनवाई गई थी। आर्किटेक्चर में इन्होंने काफ़ी सारा काम किया था। देखा जाए तो इनका आर्किटेक्चर पहले कैसा था? पर्शियन स्टाइल का आर्किटेक्चर था इनका। ठीक है, जैसे कि हुमायूं टॉम देखा जाए वो पर्शियन स्टाइल में है। बाद में बहुत सारी इमारतें ऐसी आईं, वो क्या था, जैसे जैसे आती गई वैसे वैसे वो इंडियन होती गई, इंडियन स्टाइल में होती गई। ठीक है, चाहे राजपूत जो थे उनके महल देखे जाएं और या अकबर के द्वारा बाद में बनवाई गई बिल्डिंग्स देखी जाएं, उन सभी पे इन्फ्लुएंस था राजपूत ट्रेडिशन का। जिस तरीके की भाई आर्किटेक्चर राजपूत का होता था उस तरीके का इनकी जो बनवाई हुई बिल्डिंग्स थी उनमें देखने को बाद में मिलता है। ठीक है, अकबर की बनवाई हुई बिल्डिंग्स में देखा जाए तो फतेहपुर सीकरी हो गया, दीवाने खास हो गया, पंचमहल, जोधाबाई पैलेस एंड बुलंद दरवाज़ा एक्स्ट्रा, ये सारे काफ़ी फेमस हैं। ठीक है, तो उनके द्वारा बनवाई हुई ये सारी बिल्डिंग्स। इसके अलावा उन्होंने इस तरीके के काम करवाए थे जिसमें कि लोग जो थे वो अंदर से बाहर देख सकते थे, बट बाहर वाले लोग जो थे वो अंदर की तरफ नहीं देख सकते थे। आगरा फोर्ट जो कि इन्होंने रेड सैंडस्टोन से बनवाया था, ये भी इनकी बनवाई हुई एक कह सकते हैं उत्कृष्ट बिल्डिंग मानी जाती है। अब बात करते हैं म्यूज़िक की। तो अकबर जो थे वो म्यूज़िक के बहुत शौकीन थे। अबुल फजल ने लिखी थी अकबरनामा। तो उनके अकॉर्डिंग क्या है कि इनके दरबार में, इनके कोर्ट में 36 म्यूजिशियन थे जिनको कि 7 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था, और हफ्ते में ये लोग अलग अलग दिन पे इनका एंटरटेनमेंट करते थे, मतलब ग्रुप के अकॉर्डिंग एंटरटेनमेंट करते थे उनका। इसके अलावा मोस्ट फेमस जो म्यूजिशियन थे जिनका नाम था तानसेन, ये भी अकबर के दरबार में थे, और अकबर के जो 9 जेम कहे गए हैं उनमें से एक तानसेन भी थे। आप लोग जानते होंगे तानसेन ऐसे म्यूजिशियन थे कि अगर बारिश नहीं हो रही है, ठीक है, तो उनके म्यूज़िक से बारिश हो जाती थी। बारिश बहुत हो रही है तो उनके म्यूज़िक से बारिश बंद भी हो जाती थी। ठीक है, तो इस तरीके के सोचिए इस कैटेगरी के म्यूजिशियन जो थे वो अकबर के दरबार में थे। ठीक, इसके अलावा अकबर जो थे, ठीक है, मुग़ल एम्पायर अगर देखा जाए तो मुग़ल एम्पायर का गोल्डन एज कौन से काल को कहा जाएगा? जिस समय में अकबर थे। ठीक है, तो अकबर क्या थे? उसके रिप्रेजेंटेटिव थे गोल्डन एज के।
इसके अलावा अकबर ने क्या किया था, फाउंडेशन रखी थी सेक्युलर स्टेट की। इसके पहले तक हम लोगों ने क्या देखा, कहीं पे कास्ट सिस्टम था तो कहीं पे जिज़िया टैक्स था, ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। फिर क्या था, जब अकबर आते हैं तो इन्होंने एक सेक्युलर स्टेट की फाउंडेशन रखी। इसी के तहत इन्होंने दीन इलाही के लिए क्या था, सभी लोगों को बुलाया था, फिर उनके बातें सुनी, उनके प्रिंसिपल्स जो थे वो सुने, उसके बाद एक दीन इलाही जो था नया रिलीजन लाया था, ठीक है, सेक्युलर स्टेट के ही तहत, कि जहाँ पर सभी को सम्मान होगा। तो बच्चों इस तरह हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर एट लर्नो हब। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।